बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस के सब्जेक्ट के साथ, और उसके अलावा हमने कुछ कैरियर ऑफ बायोलॉजी थे वो पढ़े थे हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले यहाँ पर बुक में कुछ छोटे से टॉपिक हैं जिसको हम सिर्फ रीड ही करेंगे, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। उसको क्लियर करने के बाद हम इंशाल्लाह अपने आज के मेन टॉपिक को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है यहाँ पर, कुरान एंड बायोलॉजी। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड कुछ आयत हैं। उनमें अल्लाह पाक ये पॉइंट आउट करवा रहे हैं हमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्लाह पाक ने कैसे बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, कि ताकि हम उस पर तवज्जो करें। यहाँ पर अल्लाह पाक सूरत अंबिया में फरमाते हैं आयत नंबर 30 में कि वी मेड द एवरी थिंग्स फ्रॉम द वाटर। हमने हर लिविंग थिंग्स को, जो भी जानदार है, उसको पानी से बनाया है। कि यहाँ पर अब पानी का मतलब है अ, यहाँ पर अब पानी का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर पानी का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब न्यूक्लियस सेल होता है ना, सेल में होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन उसको सराउंड करती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग पोर्शन होता है सेल का। ये जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये बेसिकली बना हुआ होता है 70 to 80% ऑफ द वाटर। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिस ऑफ लाइफ है। सेल जो है ना वो प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंसिस्ट होता है 70 to 80% ऑफ द वाटर। और वाटर जो बनाता है प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म बेसिस से लाइफ का, जिंदगी का। सो वाइटल पावर ऑफ प्रोटोप्लाज्म सीम्स टू डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर प्रोटोप्लाज्म में पानी होगा तो ही जिंदगी होगी, अगर नहीं तो उस सेल की डेथ हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जब किसी भी इंसान में से डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है, पानी का लॉस हो जाता है, तो फिर वो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो 70 to 80%, प्रोटोप्लाज्म जो है 70 to 80% कंसिस्ट होता है वाटर का। और वाटर जो है वो बेसिस है लाइफ का। लाइफ इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दी गई है कि एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर ऑफ देम, देयर आर सम क्रीप ऑन बेलीज एंड सम वॉक ऑन टू लेग एंड सम वॉक ऑन फोर। यहाँ पर बताया गया है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने ऑर्गेनिजम्स को बनाया है जो कि कुछ उनमें से क्रीप, क्रॉल करते हैं ऑन देयर बेली। जैसे कि रेप्टाइल्स है हमारे पास, वो खिसक के मूव करते हैं अपने बेली, अपने पेट की मदद से। और कुछ जो है वो अपने दो उनकी टांगों की मदद से मूव करते हैं, और कुछ जो है वो फोर लेग्स की वजह से मूव करते हैं। दो जैसे कि हम ह्यूमन, हमारा एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। फोर जैसे काव है, गोट है, इनका फोर बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर कह रहे अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल डू, अल्लाह इज एबल टू डू ऑल दी थिंग्स। बेशक अल्लाह जो चाहे वो बनाता है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। उसके बाद यहाँ पर इस आयत में बताया गया है प्लांट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, कि यहाँ पर प्लांट्स जो है वो हमें किस्में किस्में के फल देते हैं, किस तरह वो ग्रो होते हैं। जैसे हमारे पास डेट फार्म, खजूर है। उसके अलावा वाइन यार्ड्स, जो ग्रेप्स के यार्ड्स होते हैं, ग्रेप्स के जो होते हैं वहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। उनको उनमें उनमें से कैसे मतलब के फल आते हैं, ये सब अल्लाह पाक ने हमें बताया है इन आयत में, कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे है। आपको आपको इन पर गौर व फिक्र करना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए कि ये खुद ब खुद कैसे हो रहे हैं, कैसे ग्रो हो रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो इनकी ये था बायोलॉजी एंड साइंस। ये छोटा सा टॉपिक था, आप फिर भी खुद से इसको रीड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको।
उसके बाद थोड़ा सा अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सी डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल साइंस में डेवलपमेंट के लिए बहुत सी कोशिशें की। और जो स्टार्टिंग में इन्होंने ही साइंस के सब्जेक्ट को, बायोलॉजिकल साइंस को बढ़ाया, आगे बढ़ाया था। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान बेसिकली ईरान से थे और इनका जो वर्क था वो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में था। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेजर जो काम था वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इनके दो बुक बहुत मशहूर हैं, एक प्लांट पे है और एक एनिमल पे है। प्लांट से रिलेटेड जो बुक है इनका वो अल नबातात कहा जाता है उनको, उसको। और जो एनिमल से रिलेटेड है उस बुक को कहा जाता है अल हैवान। ये दोनों बुक्स हैं, आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बुक्स किसके हैं? जाबिर इब्न हयान के हैं। फेमस दोनों बुक हैं, प्लांट और एनिमल पे। अल नबातात प्लांट पे, अल हैवान एनिमल पे। दूसरे साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अब्दुल मलिक असमई। ये एक ग्रेट जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी हैं। इन्होंने हॉर्स पे बुक लिखी, अल खील जिसको कहा जाता है। कैमल ऊँट पे लिखी है जिसको अल इबिल कहा जाता है। शीप पे लिखी है जिसको अल साहत कहा जाता है। अल वहूश जो विल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर हैं, उन पे लिखी है। खल्कुल इंसान इनका बुक है जो कि बेसिकली लिखा गया है इन ह्यूमन बीइंग पे। उसके उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शन के बारे में लिखा गया है। एंड द लास्ट इज बू अली सीना। बू अली सीना आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन, बिकॉज इनका काम जो था मोस्टली वो मेडिसिन से रिलेटेड था, इसलिए हम इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इसको एविसीना भी कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। जो मगरबी वर्ड है उसको इसमें एविसीना मतलब कि सन ऑफ सीना भी कहा जाता है। इब्न सीना को सन ऑफ सीना, एविसीना कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसने बहुत सी डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया, डायग्नोज किया, पहचाना, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस बेसिकली ब्रेन में जो लेयर्स होती हैं मेनिंजिन्स, जिसको हम कहते हैं मेनिंजिन्स, उनकी इन्फेक्शन को, उनकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके बारे में इसको डायग्नोज किया और ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज किया, इसको डायग्नोज किया। इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी अदर इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं जबकि कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है हम पे, तो हमारे वहाँ पर सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और वो पार्ट थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बेसिकली उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसके अलावा बोली सीना का काम मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, माहिर फल्कियात में और फिज़िक्स में, पैलेंटोलॉजी में, मतलब कि जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं, और म्यूज़िक से रिलेटेड भी इनका काम था। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनमें से फेमस अल कानून है और फिल तिब अल शिफा जो मेडिसिन से रिलेटेड है। बोली सिन्हा ने कैथेटर भी डिस्कवर किया था, जिस पे कैथेटर होता है, एक इंजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपली हम किस चीज़ को कहते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ऐसी लेवल, मतलब कि जो सेल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे बने, उनकी मखसूस लेवल्स हैं, दर्जा बदर्जा वो आए हैं और फिर उसके बाद जो है वो एवेंचुअली एक कॉम्प्लेक्स बने हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स अप टू मोर एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स बनते गए। इस तरह इनकी लेवल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी लिविंग वर्ल्ड में। अब यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन द लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं उनकी जो फाउंडेशन है, वो जो बने हैं वो केमिकल बेसिस से बने हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। हम सब जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं वो सेल से बने हुए हैं। और एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल फिजिकली एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंबाइंडली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ये जो है वो बेसिस है लाइफ का, क्योंकि ये लिविंग पोर्शन है। क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आ जाता है और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियोलस है
जो राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं, और साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड लाइक मटेरियल, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह सो ऑन, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं जो कि फिजिकली एज वेल एज केमिकल बेसिस है किसका, लाइफ का, जिंदगी का। यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है मतलब कि। अब उसमें से हम पढ़ते हैं सबसे पहले एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे बने। अब वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई है, बेसिकली सिंपल एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल से भी सब एटॉमिक लेवल आ जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है। ऑल दी मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। जितना मैटर, सबसे पहले मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जगह रखी, मास हो उसके पास, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब मैटर जो है वो बना हुआ होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट जैसे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, हीलियम है, सल्फर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनसे बना हुआ होता है मैटर, एलिमेंट से बना बना हुआ होता है मैटर। अब एलिमेंट खुद कंपोज होता है, बना हुआ होता है छोटे छोटे एटम्स से, छोटे छोटे एटम्स से बना हुआ होता है खुद एलिमेंट। ठीक है। अब एटम को खुद बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बनाने वाले छोटे से पार्टिकल अब डिस्कवर हो चुके हैं जिनको हम क्वार्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास अब इन नेचर, हम हमारी नेचर में देयर आर दी मोर देन हंड्रेड्स काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। मोर देन हंड्रेड्स काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट हो किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स आर दी बायो एलिमेंट्स, आपको याद रखने हैं। ठीक है। विच आर दी वाइटल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं बिल्कुल। और उसके अलावा इनमें से 6 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आ जाता है, जिनको हम चिनॉप्स करके भी पढ़ सकते हैं। चिह, चिह, CH चिह, नौ, NOPS नॉप्स, चिह नॉप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, चिह नॉप्स, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। इस तरह आप पढ़ सकते हैं इसको, निमोनिक्स की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। दीज आर दी बेसिक एलिमेंट, ये 6 जो हैं बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है। ये बनाते हैं 98% ऑफ द बॉडी मास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसलिए ये एटॉमिक लेवल है। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिले, हम इलेक्ट्रॉन्स मिले, एटम बनाया इन्होंने, एटम ने मिलकर एलिमेंट बनाया। एटम छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं। एटम और एलिमेंट एक किस्म का सेम ही चीज़ होती है क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट कार्बन एलिमेंट को बनाने वाले ही कार्बन के छोटे छोटे एटम्स होंगे, वो मिलकर उनको उनका एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो एलिमेंट बने अब। ठीक है। एलिमेंट के आगे हम आगे अब देखेंगे कि क्या होता है। अब सेकंड लेवल जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। जब एटम्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल। जैसे हमने बायो एलिमेंट्स पढ़ा, अब इसी तरह एटम्स ने मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाए, एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए। अब एटम भी वो वाले जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, इसलिए हम उनको कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। बायो एलिमेंट्स मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर क्लासिफाइड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स भी दो किस्मों के हैं यहाँ पर, एक माइक्रो एंड एक मैक्रो। माइक्रो ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं, जिनका मास, एटॉमिक मास, वेट कम होता है, और मैक्रो वो होते हैं जिनका मास ज़्यादा होता है, जो कि बड़े होते हैं। अब यहाँ पर कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है। दीज आर दी माइक्रो मॉलिक्यूल।
अब ये जब कंबाइन होंगे तो बनाएंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, जब ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होंगे तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाएंगे। और उसके अलावा जब बहुत सारे फैटी एसिड मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? लिपिड्स बनाएंगे। These are the macromolecule. The unit of macromolecule combine together to form a macromolecule simply. ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखें आप, ये एटम था, यहाँ पर ये एटम था। एटम से पहले भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए। एटम कंबाइन होकर, ये एटम ऑक्सीजन का एटम है ये, ठीक है। इन्होंने कंबाइन होकर क्या बनाया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया, डाइऑक्साइड भी जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड दिया गया है। फॉस्फोलिपिड के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल है कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर सेल नहीं, सेल से पहले ऑर्गेनेल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट, उसका फोटोसिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। गोल्गी बॉडी पैकिंग करते हैं प्रोटीन की, उनको मॉडिफाई करते हैं आगे जाकर वो जैसे कि हमारे डिफरेंट फंक्शन में यूज़ कर सकें उसको हम। ये ऑर्गेनेल्स मिलते हैं साइटोप्लाज्म में जो रहते हैं, वो मिलकर हमारे पास सेल बनाते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट लेवल, दैट इज द सेल्यूलर लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर लेवल। दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल से पहले क्या आए? ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जब साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स आ गए, न्यूक्लियस भी आ गया, सेल मेम्ब्रेन ने भी सराउंड कर दिया, तो अब हमारे पास पूरा एक सेल बन गया। सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो उसको सराउंड करे, ठीक है, ये सेल बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन फ्लूइड जो मौजूद होता है, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको पता क्या है पहले भी, जो सस्पेंशन फ्लूइड साइटोप्लाज्म में था, जो मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होकर ऑर्गेनेल्स बनाए। ऑर्गेनेल्स अब साइटोप्लाज्म में रहते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलकर हमने कहा प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मटेरियल है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या क्या कंटेन कर रहा है? ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें ऑर्गेनिक भी आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक भी आ जाते हैं। ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें जिनको बनाने वाले कार्बन और हाइड्रोजन हो। इनऑर्गेनिक ऐसे होंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, मतलब कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, दिस इज कॉल्ड सेल। जब अब प्रोटोप्लाज्म एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको हम अब सेल कहेंगे। मतलब कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि लाइफ, हम पहले पहले लेक्चर में हमने लाइफ पढ़ा था। लाइफ ऐसी, लाइफ को पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है लाइफ की। लाइफ ऐसी लाइफ हम डिफाइन कब कर सकते हैं? जब हम देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, तो इनके बेसिस पर हम कंसीडर करते हैं कि ये अब लाइफ है। अब सेल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब सेल को हम बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करेगा, अब रेस्पिरेशन करने के बाद क्लोरोप्लास्ट फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा। सेल के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं कि नाउ सेल इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज़ कंप्लीटिंग ऑल द आस्पेक्ट विच डिफाइन द लाइफ। ये कंप्लीट कर रहा है सेल हर आस्पेक्ट को जो लाइफ को डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल साइंस के मुताबिक। When similar type of cell organized together in a group is called as tissue। अब सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, मसल टिश्यू हम जिनको कहेंगे। अब टिश्यू भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The different type of tissue arranged in a particular manner to work together are called as organ। अब
टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। जैसे हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ मुख्तलिफ, ये बात आपने याद रखें कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ होंगे। जैसे स्टमक है, हमारे पास एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। इनमें डिफरेंट टिश्यूज़ मौजूद होंगे। किसी में मसल टिश्यू मौजूद होंगे, किसी में न्यूरॉन्स टिश्यू मौजूद होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे ऑर्गन में एग्जांपल स्टमक है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, बहुत सारे। ये कौन बनाएगा? डिफरेंट टिश्यूज बनाएंगे। सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। अब ऑर्गन डिफरेंट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम, माउथ से इसोफिगस, इसोफिगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अप टू द एनस, एनस तक। यहाँ पर ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ये सिस्टम बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एज अ यूनिट एक सिस्टम बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। when different org- when different organ system function in coordination as a unit, they perform a multicellular organisms. अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसके अलावा इम्यून सिस्टम है। ये सब मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जो कि एज अ होल ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग आपके सामने है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया है जिसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग कहते हैं। उसके बाद टेक्सोनॉमिक लेवल है हमारे पास। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम टेक्सोनॉमिक, इसमें क्लासिफिकेशन की बेस पर बात करते हैं हम। यहाँ पर एक स्पेशी वर्ड है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनॉमिक लेवल का। टेक्सोनॉमिक लेवल में हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके लेवल के बेस पर। स्पेशी स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें स्पेशी को हम डिफाइन करें तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें और प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, मेल और फीमेल है हमारे पास, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, नॉट 100% सिमिलर बट 99% सिमिलर हो या 98% सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सम हाउ दे आर सिमिलर, देयर क्रोमोसोम्स नंबर इज आल्सो सिमिलर, द क्रोमोसोम नंबर इज आल्सो सिमिलर। तो इसके बेस पर भी हम कह सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, इसलिए ये एक दूसरे का इंटरब्रीड करके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स बनाएंगे। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं जो कि फर्दर उनके जो बेबीज़ होते हैं वो फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो फर्दर जाके रिप्रोड्यूस कर पाएँ, उसको हम कहते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन लेवल में ऑल दी मेंबर ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन ए स्पेसिफिक हैबिटाट आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन। जो भी स्पीशीज़ जो भी है हमारे पास, जैसे ह्यूमन की स्पीशी है, काव की है, डॉग की है, कैट की है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो कि मिलकर एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहें, एक ही जगह पर रहें, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन। जैसे हमारे पास पैरट रहते हैं ट्रीज़ पर रहते हैं, उनको हम उन ट्रीज़ पर रहने वाले सारे पैरट्स को हम कहेंगे ये पैरट्स की पॉपुलेशन है, क्योंकि वो सेम ही स्पीशी हैं, वो रह रहे हैं अब एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे पॉपुलेशन, पैरट की पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद इसके ऑपोजिट, थोड़ा सा ऑपोजिट आ जाता है कम्युनिटी लेवल। द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन ए स्पेसिफिक हैबिटाट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जैसे कि ह्यूमन है और उसके अलावा दूसरे बर्ड्स हैं, काव वगैरह है, अब रह रहे हैं एक ही जगह पर, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी लेवल। अब उन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई है एक किस्म की, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड, मुख्तलिफ़ किस्मों के बर्ड्स जो हैं वो रह रहे हैं एक ट्री पे,
जैसे हमारे पास बर्ड है ना, बर्ड्स की भी बहुत सारे मतलब कि किस्में होती हैं, उनकी डिफरेंट काइंड से। वो अगर रह रहे हैं, एक स्पेशी नहीं है, डिफरेंट स्पेशीज़ हैं वहाँ पर उन बर्ड्स की, क्योंकि बर्ड्स में भी मुख्तलिफ स्पेशीज़ आ जाती हैं उनकी। आप आगे जाके पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में। तो उसके अलावा ये कहते हैं हम, ये किसकी है, बर्ड की कम्युनिटी है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम हम किसको कहते हैं, कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। क्योंकि सरवाइव करने के लिए इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ हमें चीज़ें लेनी होती हैं, और कुछ ना कुछ हमें इन्वायरमेंट को कुछ चीज़ें देनी होती हैं, तभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं इन्वायरमेंट में। तो कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन अ रेसिप्रोकल इंटररिएक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। जो आपको मैंने बताया, कुछ देनी होती है कुछ चीज़ें, कुछ लेनी होती है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंटर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन रिटर्न्स टू गिवन आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ताकि प्लांट्स अपना फूड बना पाएँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, और हमें एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हम इनहेल करते हैं फॉर आवर रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए। तो दिस इज इंटररिएक्शन इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इसको हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, और इकोलॉजिकल सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ। ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट करे, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिलाकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं, और बायोस्फीयर सिंपली एक ऐसा हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर बस लाइफ एग्जिस्ट करे, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आपका उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।